हेलो एवरीवन। हम लोग ये थर्ड वीडियो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इसमें क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। अभी साथ में एक बार इसको पढ़ते हैं। तो अपना स्टडी मटेरियल साथ में रखिए और इसको फिर देखते हैं केयरफुली इस क्वेश्चंस को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। क्या DEF एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सक्सेसफुली कैरिड आउट द ऑडिट ऑफ श्री गारमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16? ओके। After the completion of the audit, there were found material misstatement due to fraud or error. Due to fraud in the financial statement which were not noticed or reported by the auditors. मैनेजमेंट ने कहा, अलेज किया, आरोप लगाया कि फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स मीन्स DEF एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स था, उन्होंने सक्सेसफुली ऑडिट कर दिया था सी गारमेंट कंपनी का। ओके, मैटर को समझिए, जो 2015-16 की बात है, 15-16 की। ऑडिट करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट पाया गया, फाउंड हुआ कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट था ड्यू टू फ्रॉड के कारण। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड के कारण उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट था, राइट। फिर बाद में और ऑडिटर्स ने क्या किया, नोटिस भी नहीं किया, नहीं तो रिपोर्ट किया ऑडिटर्स के द्वारा, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा। अब इसके ऊपर कमेंट कीजिए, क्या ये सही बात है? देखो, आप लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वाले वीडियो में कि ऑडिटर्स के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ऑडिट के अंदर भी कुछ लिमिटेशन, कुछ एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो ऑडिट के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या कह रहा है, आंसर देखते हैं, ध्यान से देखिए। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, राइट, देयर इज एन अनएवॉइडेबल रिस्क, राइट, अनएवॉइडेबल रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब इस रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकता है, ये तो शामिल रहेगा। अनिवार्य रिस्क, अनएवॉइडेबल रिस्क डेट सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी डिडक्टेड, राइट। कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल होते हैं उसको डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। इवन भले ही दो द ऑडिट ऑफ प्रॉपरली प्लान एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसेज, भले ही ऑडिटर्स ने बहुत प्लान बना करके परफॉर्म किया हो ऐसे को ध्यान में रखते हुए, फिर भी कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है उसको डिडक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। द सब्सिक्वेंट अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार सब्सिक्वेंट डिस्कवरी हुआ, ऑडिट करने के बाद खोजा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्रॉड और एरर डज नॉट बाय इटसेल्फ इंडिकेट द फेलियर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसेस। समझ में आया? यानी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद पता चला कि कुछ फ्रॉड था मटेरियल मिस स्टेटमेंट में, अगर ऑडिटर्स ने पूरी प्लान के साथ परफॉर्म किया है फिर भी डिडक्ट नहीं कर पाता है तो इसमें ऑडिटर्स का फेलियर नहीं माना जाएगा, ये एसए के अनुसार कहा गया है। फिर भी हाउएवर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट आर नॉट जस्टिफाई, ये जस्टिफाई ही नहीं करता फॉर द ऑडिटर्स टू बी सेटिस्फाइड with less than the persuasive audit evidence. So whether the auditor has performed an audit in accordance with the assets determined by the audit procedures performed in the circumstances, the sufficient appropriate audit ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन, क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, अल्टीमेटली यही ऑप्टेन करना रहता है ऑडिटर्स को। एज अ रिजल्ट देयर ऑफ एंड सुटेबिलिटी के आधार पर द ऑडिटर्स रिपोर्ट बेस्ड ऑन द एवेल्युएशन ऑफ द एविडेंस इन लाइट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर्स अपनी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उनके पास जो ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किया है उन परिस्थितियों को, उन सिचुएशन को, उन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और उन्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किया और उस रिपोर्ट के आधार पर ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट दिया, इवेल्युएशन किया, उस एविडेंस को देखते हुए वो अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें ऑडिटर्स की फेलियर है, राइट। ये एसए के अनुसार अगर उन्होंने सारा प्रॉपर तरीके से भी किया तो, क्योंकि इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट भी शामिल होता है, राइट। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि पॉइंट नंबर 7 है इसी चैप्टर का कि रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ऑडिटिंग के साथ अदर डिसिप्लिन का क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, तो इसका एक चार्ट के थ्रू यहाँ से हम लोग फटाफट यहाँ से देख लेंगे। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के साथ क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक ऑडिटर कौन बनता है, ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटर्स करता है। तो ऑडिटर्स के पास ऑडिटिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, लॉ का भी, इकोनॉमिक्स का भी, बिहेवियर साइंस का भी, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स का भी, डेटा प्रोसेसिंग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और प्रोडक्शन का, राइट। यही कहता है कि ऑडिटिंग के साथ इन सब चीज़ का क्या रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट क्या है कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। सो ऑडिटिंग रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑडिट करने का मतलब क्या है, हम ऑडिट किसकी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करते हैं।
विच आर नथिंग बट एज ए रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से ही रिजल्ट होता है, बट उसी को तो चेक करते हो, तो ऑडिटिंग इज नथिंग, ऑडिटिंग कुछ नहीं है ना, बट वही क्या है, रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग, जो प्रोसेस के द्वारा जो रिजल्ट हुआ है, अकाउंटिंग करता है कंपनी में, अकाउंटिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आया वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, उसको रिजल्ट। इसलिए उसके बाद ऑडिटिंग एंड लॉ। सो ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग बाय द एंटिटी। मतलब ऑडिटर्स को ऑडिटिंग के साथ साथ लॉ का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि उस एंटिटी जिसकी ऑडिट करने चाह रहा है उसमें कौन सी लॉ अफेक्ट कर सकता है, वह नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। सो ऑडिटर इज एक्सपेक्ट टू बी अ सिमिलर familiar with the overall economics environment of the client की इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को समझे। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। मतलब नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज इसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। मतलब बिहेवियरल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, वुमेन का बिहेव, कौन सी पर्सन का किस पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। इन सब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन होते हैं, कौन सी पर्सन के साथ किसके साथ कैसा व्यवहार, कैसी उसके साथ इंटेंशन उसका कैसा है, उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसेंशियल फॉर दैन ऑडिटर्स। सो इफेक्टिव तरीके से कैसे उसे काम लिया जाए, कैसे उनसे बात करें, ठीक है। फिर ऑडिटिंग एंड स्टैटिकल्स मैथमेटिक्स। कुछ ऑडिटर्स को ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिकल सैम्पलिंग, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स एंड मैथमेटिक्स फॉर दी वेरिफिकेशन। इन्वेंट्री को वेरिफिकेशन करना, काउंट कर सकते हैं उसको फिजिकल तरीके से। एंड नेक्स्ट ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। सो ऑडिटिंग इट सेल्फ इज डेवलपिंग एज अ डिसिप्लिन इन सेल्फ। डिसिप्लिन के साथ भी काम, डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है किस तरीके से हो रहा है उसको देखना, ऑब्जर्व करना। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी। सो ऑडिटर इज एक्सपेक्ट टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, रेशियो एनालिसिस का, कैपिटल बजटिंग का, राइट। मैनेजमेंट का भी, फाइनेंशियल का भी तो ध्यान होना चाहिए। तो ये चीज़ है। और ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। सो गुड ऑडिटर इज वन, गुड ऑडिटर वन होता है, वो होता है जो अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शंस सच है, जैसे कि प्रोडक्शन, कॉस्टिंग सिस्टम्स, मार्केटिंग किस प्रकार से होता है, तो उसका प्रोसीजर्स कैसा है, हमारा क्लाइंट किस प्रकार से प्रोडक्ट को उसमें किस प्रकार से क्या प्रोसेस के द्वारा वो प्रोडक्शन होता है, उसकी कॉस्टिंग सिस्टम्स क्या है, मार्केटिंग किस प्रकार से करती है, ये एक गुड ऑडिटर्स की पहचान है, राइट। तो इसी को ये अलग लिखा हुआ है, इन शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको, सब सेम चीज़ लिखा हुआ है, राइट। तो एक बार आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं पूरी पॉइंट्स को। लास्ट 8 नंबर पॉइंट्स में स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, राइट। जो रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड का जो रोल है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, IAASB, राइट। जो इसकी जो IFAS बोर्ड ने इस्टेब्लिशमेंट किया था, हैज़ बीन इस्टेब्लिशमेंट IAASB का, टू डेवलप द इशू एंड पब्लिक इंटरेस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए अंडर द इट्स ऑन अथॉरिटी हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर यूज अराउंड दी वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में यूज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसको विश्वास का जो प्रॉब्लम था उसको डेवलपमेंट करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। IAASB functions as a independent standard setting body under the auspices of IFAC, right. So auditing and assurance standards board, IAASB. ICAI is a member of the IFAC and is committed to work towards the implementation of the guidelines issued by the IFAC. ICAI कंस्टिट्यूट किया है, ICAI ने किसकी कंस्टिट्यूट किया है, AASB का, मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड की कंस्टिट्यूशन कितने, ICAI ने किया है, राइट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया एंड टू डेवलप इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में, उसको डेवलपमेंट करने के लिए इसकी स्थापना किया था। सो डैट दीज मे बी इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट के काउंसिल के द्वारा इसको इशू किया गया है, राइट। तो इसको एक बार आप सेल्फ स्टडी एक बार कर लेना, रीड करने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर्स, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से आ गया, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर्स। एक ऑडिटर के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो आइए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। चलो कि द क्वालिटीज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू टिक्की, टिक्की ने कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बोला था कि ऑडिटर्स को टैक्ट, कॉशन होना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए, इंटेग्रिटी, डिस्क्रेजेंस, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड रिलायबिलिटी, ये ऑडिटर्स की क्वालिटी होना चाहिए। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज डेट गो टू मेक अ गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू a making of the good auditors. So in addition he must have the sign of culture, auditors को sign of culture होना चाहिए, उसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए, राइट, एंड कोड ऑफ इथिक्स मेंशन इन द इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सो 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। जो कोड ऑफ इथिक्स जो है ना, इनफैक्ट वास्तव में सो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस एज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ये, ऑडिटर्स के पास ये तो होना चाहिए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस तो होना चाहिए, एंड साथ ही साथ उसको नॉलेज भी होना चाहिए किस चीज़ का, सो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का, जो आपने देखा कि अदर मैटर्स के साथ जो रिलेशनशिप था उस सारे चीज़ का, ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स का, लॉ का, इन सब चीज़ों का तो नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ टैक्सेशन की नॉलेज होना चाहिए उसको, कंपनीज एक्ट की लॉ का नॉलेज होना चाहिए, राइट, एंड और उसके साथ में एक ऑडिटर्स को ही मस्ट बी इंसेंटिव प्रोग्राम, थ्योरेटिकल लाइक फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सेम चीज़ जो हम रिलेशनशिप बढ़ते थे अदर डिसिप्लिन के साथ, उन सब चीज़ का सारा के सारा नॉलेज होना चाहिए एक ऑडिटर्स को, मतलब हाँ सही है। एक डिफिनीशन यहाँ आता है वो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड जस्टिस लिंडे के अनुसार इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा था कि ही सेड, उसने कहा था कि द ऑडिटर, एक सेकेंड यहाँ तक, कि द ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, डैट इज ही मस्ट नॉट सेटिस्फाइड what he does not believe to be true and must take reasonable care and skill before he believe that what he satisfy is true। किसी भी चीज़ को सेटिस्फाइड करने से पहले, विश्वास करने से पहले उसको रीजनेबल केयर करना चाहिए, अपनी स्किल को अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर उसके ऊपर बिलीव, नहीं तो अदरवाइज बिलीव नहीं करना चाहिए जल्दी से, जब तक उसको सेटिस्फाइड ना कर ले। ये उसकी क्वालिटी होता है ऑडिटर्स का, राइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या है, एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की एलिमेंट क्या है, मतलब हम क्वालिटी तो समझ गए ऑडिटर्स की, एक ऑडिटर्स की क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, फर्मनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, तरीके से काम करना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए लॉ का, जनरल प्रिंसिपल का, बट उन क्वालिटी को ऑडिटर्स किस प्रकार से कंट्रोल करें, उसके लिए क्या एलिमेंट्स है, किस सिस्टम्स में, किस ढांचे में किया जाए, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क्स कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे एक ऑडिटर्स को क्या है, इंक्लूड है पॉलिसी प्रोसीजर्स एड्रेसिंग इच द फ्लोइंग एलिमेंट्स, सो द फर्म्स सिस्टम्स, एक सेकेंड, द फर्म सिस्टम्स ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड क्वालिटी कंट्रोल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए, राइट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के साथ उसको क्या, फर्स्ट में देख लेते हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन दी फर्म। फर्म के अंदर में बहुत सारे पर्सनस होते हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी तो होना चाहिए, तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए ऑडिटर्स को। इथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं वो होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक इंगेजमेंट, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी तो होना चाहिए, इंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन 6 पॉइंट को, कि सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिटर्स, और सॉरी ऑडिट की क्वालिटी के लिए लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। एज पर एसे 220 क्वालिटीज कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द इंगेजमेंट पार्टनर shall take responsibilities for the overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned। मतलब जो इंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि ओवरऑल क्वालिटी को देखे, ईच ऑडिट, क्या ईच ऑडिट इंगेजमेंट इन विच डेट द पार्टनर्स, जिसमें जो ऑडिट वह करने जा रहा है उसकी सारी क्वालिटी को ध्यान में रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, किसका, इंगेजमेंट पार्टनर का। सो एक्शन ऑफ द इंगेजमेंट पार्टनर एंड
appropriate message to the other members of the engagement team. So taking the responsibilities for the overall quality on each audit engagement emphasize. So importance to audit quality में क्या क्या importance है कि framework परफॉर्मिंग वर्क डेट कंप्लाई करना चाहिए कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करना है, राइट। ये क्वालिटी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो इंगेजमेंट टीम है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि जो ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना है, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को। सो कंप्लाइंग विथ द फर्म क्वालिटीज कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर अप्लीकेबल, जो प्रोसीजर्स अप्लीकेबल है, पॉलिसीज को कंट्रोल किया जा रहा है नहीं। इशूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करा है अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेज, उस सर्कमस्टांसेज में अप्रोप्रिएट हो। एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न, एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी ऐसी होना चाहिए कि जो कोई प्रॉब्लम रेज हुआ है, रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ अप्रेजल, मीन्स जो इंगेजमेंट टीम है ऑडिट करने जाने वाले जो पर्सन्स है उसके साथ ऐसी एबिलिटी होना चाहिए कि वह प्रॉब्लम को रेज करे विदाउट फियर, बिना डर के। और लास्ट एंड इन फैक्ट द फैक्ट डेट क्वालिटीज इज इसेंशियल इन द परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए। एंड इंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? सो रेफर टू द पार्टनर्स और अदर पर्सन इन द फर्म, मतलब कोई पार्टनर्स और कोई अदर पर्सन्स भी हो सकता है जो फर्म के अंदर में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड for the auditor's report that is issued on behalf of the firm and who where required he has the appropriate authority from a professional legal and regulatory body। मतलब क्या कि ऑडिटर्स ने जिसको अपॉइंटमेंट किया है ऑडिट करने के लिए वो उसका पार्टनर्स भी हो सकता है, अदर पर्सन्स भी हो सकता है जो परफॉर्मेंस ऑडिट्स को परफॉर्मेंस करने जा रहा है, वही तो इंगेजमेंट पार्टनर होता है, राइट। वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट के लिए। नेक्स्ट इथिकल रिक्वायरमेंट्स, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट किया जा रहा है, क्या हमारा इथिकल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, क्या हमारा सोच होना चाहिए, किस प्रकार से ऑडिट करना चाहिए। सो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बेसिकली 5 चीज़ों को इथिकल रिक्वायरमेंट्स को होते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटीग्रिटी का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान में रखना, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट्स के बातों को किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना, और प्रोफेशनल बिहेवियर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन, अगर नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई पर्सन ऑडिटर नहीं भी, अगर ये 5 चीज़ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ड है ये। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सॉरी, एंड इसमें 2 वर्ड्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, राइट। सो द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ द एंटिटी सब्जेक्ट टू द ऑडिट्स। सो कोड डिस्क्राइब्स इंडिपेंडेंस कंप्राइजिंग बोथ, दो, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, माइंड से भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए और अपीयरेंस से भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, राइट। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी है कई बार। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। यस, सो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है कि स्टेट ऑफ माइंड डेट परमिट द प्रोविजंस ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, राइट। मतलब प्रोविजंस का मतलब क्या, जो एक्सप्रेशन कर रहा है ऑडिटर्स, अपनी ओपिनियन दे रहा है वो विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, किसी को इन्फ्लुएंस में आ करके ऐसा प्रोविजंस ओपिनियन नहीं दे रहा हो, समझिए इंडिपेंडेंट अपनी माइंड से पूरी स्वतंत्र होकर के वह ओपिनियन प्रेजेंट कर रहा है, अलाउिंग टू इंडिविजुअल्स टू एक्ट विथ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। 3 चीज़, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म क्या होता है, इसको बहुत डिटेल्स आगे इसी टॉपिक्स में दिया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। बट ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ माइंड के अनुसार दे रहे हैं, जो परमिट करता है ऑडिटर्स, जो प्रोविजंस किया है, प्रोविजंस ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, अलाउिंग एन इंडिविजुअल्स टू एक्ट विथ इंटेग्रिटी एंड एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल एस्केप, राइट।
एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या, कि अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स, उस फैक्ट्स को अवॉइडेंस करना है, अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज डेट आर सो सिग्निफिकेंट डेट अ थर्ड पार्टी वुड रीजनेबल कंक्लूड, जो सो सिग्निफिकेंट डेट अ थर्ड पार्टी रीजनेबली कंक्लूड एज एन ऑडिटर्स इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। मतलब क्या, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब उस फैक्ट्स को, उस सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना चाहिए जो थर्ड पार्टी के जो क्या है सिग्निफिकेंट है, और थर्ड पार्टी के रीजनेबल कंक्लूजन्स के कारण, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट के कारण ऑडिटर्स की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कंप्रोमाइज होता हो, उस सिचुएशंस को, उस सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना चाहिए ऑडिटर्स को, राइट। तो ये दो पॉइंट्स था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, राइट। So independence of the auditors has not only to exist, not only to exist in fact, but also appear to so exist in the all reasonable persons, right? So इस टॉपिक को हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।